पाकिस्तान की सीज़फायर जो इस साल मई में हुआ था। इसका क्रेडिट यूएस लेना चाहता है और यूएस ने अपने आप को इसका मेरिटर बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन इंडिया ने ये क्लेम हर बार रिजेक्ट कर दिया। तो और इसीलिए मिस्टर ट्रम्प अपसेट है इसी टाइम पे। और इसी समय में दुनिया में कुछ छोटे मोटे कॉम्प्लेक्स भी हुए थे, तो मिस्टर ट्रम्प ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी और अपने आप को एक पीस मेकर बताने की कोशिश की थी। लेकिन इंडिया ने जो उनका क्लेम रिजेक्ट किया है, तो इससे मिस्टर ट्रम्प कहीं ना कहीं अपसेट हो जाते। अब बात करते ब्रिक्स और ग्लोबल पावर डायनेमिक्स की। तो बेसिकली ब्रिक्स है क्या? तो ब्रिक्स एक समूह है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देश है। और ब्रिक्स में इंडिया काफी एक्टिव रोल भी प्ले कर रहा है और ब्रिक्स की तरफ से डॉलर के डोमिनेंस को भी चैलेंज करने की कोशिश हो रही है। और रिसेंटली इंडिया ने एक हिस्टोरिकल कदम उठाते हुए ब्रिक्स देशों को बोला है कि वो अपने ट्रेड सेटलमेंट डॉलर की जगह रुपए में करे। और ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है जिससे डॉलर की मोनोपोली को चैलेंज मिलेगा और ग्लोबल करेंसी ऑर्डर में मल्टीपोलरिटी भी आएगी। और इसी स्ट्रैटेजिक मूव से और इसी इनिशिएटिव से यूएस अपसेट है, क्योंकि 70 सालों से डॉलर ग्लोबल ट्रेड और रिजर्व की सबसे बड़ी करेंसी है। और ब्रिक्स की तरफ से मतलब जिसमें इंडिया भी है, डॉलर और धीरे धीरे टी डॉलराइजेशन तरफ बढ़ रहे हैं। और रिसेंटली इंडिया ने अपने बैंक यानी रिजर्व बैंक को भी बोला है कि वो दूसरे देशों के साथ और ब्रिक्स देशों के साथ रुपी बेस्ड पेमेंट सेटलमेंट को प्रमोट करें। इससे इंडिया की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ग्लोबल लीडरशिप को ये दिखाता है। अगर देखें तो इंडिया रशिया से भी ट्रेड, ऑयल और डिफेंस में कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं, तो वही यूएस के साथ भी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में कॉपरेशन जैसे कि क्वाड फोरम हो गया और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजिक हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों देश डिफरेंसेस के बावजूद भी एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप समझो कि इंडिया यूएस रिलेशंस को पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए दोनों देश कहीं पे पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो कहीं पे स्ट्रैटेजिक फ्रिक्शंस और कंपटीशन भी चल रहा है। मतलब ये जो दोनों देशों की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है और दोनों देश अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इंडिया ग्लोबल पावर में अपनी जो पोजीशन है उसे धीरे धीरे मजबूत भी कर रहा है। तो अब अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हमें समझना जरूरी है और वो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाएगा, वो भी बिना किसी के दबाव में आए। और इंडिया चाहता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही डिसीजन ले। और ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी 1957 से चली आ रही है। ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का ही अच्छा एक मॉडर्न रूप है जिसे हम मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी के रूप में भी जानते हैं। मतलब यहाँ पे इंडिया सबके साथ कोऑपरेशन बढ़ाएगा। मतलब इंडिया किसी भी ग्रुप अलाय का हिस्सा नहीं होगा, वो अपने जरूरत के अनुसार और इंटरेस्ट के अनुसार रिलेशनशिप बिल्ड करता रहेगा। और इसी वजह से जब यूएस ने रशिया को अलग करने की कोशिश की, तो इंडिया ने अपनी अलग लाइन चूज की और अपनी एनर्जी और डिफेंस के लिए रशिया पे डिपेंडेंसी बरकरार रखी बिना यूएस के प्रेशर के आके झुके। और इंडिया अपने आप को सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ का लीडर का रोल भी प्ले करता है, जहाँ मतलब एससीओ ब्रिक्स जैसे समिट में एक्टिव रोल प्ले करके इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर वो डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज को बुलंद कर सके। तो ओवरऑल देखिए तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बस एक ही फंडा है, अपनी मर्जी से चलना, अपनी सुरक्षा और डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देना और ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बैलेंस, प्रैग्मेटिक और इंडिपेंडेंस एक्टर बनना। आप अगर स्ट्रैटेजिकली देखें तो यूएस और इंडिया को एक दूसरे की जरूरत है। इंडिया को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और सिक्योरिटी के लिए यूएस का सपोर्ट चाहिए और यूएस को भी चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की जरूरत है। तो अब आगे क्या होगा ये कहना काफी मुश्किल है, कभी समझौता कभी तकरार, ये चलता रहेगा। तो आपको क्या लगता है? आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।